हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 ज्योग्राफी का पढ़ेंगे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इस पूरे वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे नोट्स के साथ, बिकॉज एग्ज़ाम आ रहा है अब। तो उसके लिए हम ऐसे ही बाकी सारे चैप्टर्स की भी रिविजन करेंगे। सो आप ऐसे ही आगे और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। ओके, सो सबसे पहले व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? द वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। एक दिए गए एरिया में फ्लोरा एंड फौना की जो वैरायटी होती है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो जो एक एरिया में फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लाइफ। कितने तरह के लाइफ मतलब वहाँ पे पाए जाते हैं, कितने तरह के स्पीशीज पाए जाते हैं हमारी अर्थ पे, एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनके स्पीशीज, उन्हें बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। इंडिया हैज 8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड। पूरी वर्ल्ड में से इंडिया में 8% स्पीशीज है टोटल। एंड बायोडाइवर्सिटी के 81,000 स्पीशीज ऑफ फौना, 47,000 स्पीशीज ऑफ फ्लोरा and 15,000 flowering species are found in India. Okay. Next is flora is collective term used to denote plants. Flora जो होता है वो उसका यूज प्लांट्स के लिए किया जाता है, एंड fauna का जो यूज होता है वो एनिमल्स के लिए किया जाता है। फ्लोरा जो वर्ड होता है, ओके, fauna का यूज प्लांट्स के लिए, फ्लोरा का यूज प्लांट्स के लिए, fauna का यूज एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट इज थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या क्या थ्रेट्स है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए? 10% ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ मैमल्स आर ऑन द थ्रेटेड लिस्ट। मतलब 10% फ्लोरा जो है वो थ्रेट में है, और 20% मैमल्स। 79 स्पीशीज ऑफ मैमल्स, 44 ऑफ बर्ड्स, 15 ऑफ रेप्टाइल्स एंड 3 ऑफ एम्फीबियंस आर थ्रेटेड। 15,000 प्लांट्स स्पीशीज आर एंडेंजर्ड। जो एंडेंजर्ड प्लांट्स स्पीशीज है वो हमारे पास 1500 है। एंड द फॉरेस्ट, द ट्रीज कवर इज ओनली इन 78.92 मिलियन हेक्टेयर। इतने कम ट्रीज है हमारे पास। द शेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज ओनली 24% ऑफ टोटल एरिया। जो फॉरेस्ट लैंड शेयर करते हैं वो 24% टोटल एरिया का कवर होता है। ठीक है, हमारे जो अर्थ पे 24% फॉरेस्ट लैंड कवर करती है एरिया। नेक्स्ट इज स्पीशीज कैटेगराइज एज क्रिटिकल। ये स्पीशीज ना दिन पे दिन मतलब खत्म होती जा रही है बहुत ज़्यादा। चीता, ठीक है, यहाँ पे, और ये माउंटेन क्वेल, पिंक हेडेड डक। व्हाट इज फॉरेस्ट? फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद द ट्रीज और अदर वुडी वेजिटेशंस। फॉरेस्ट एक लार्ज एरिया होता है जिसपे बहुत सारे ट्रीज लगाए जाते हैं, एंड फॉरेस्ट आर द dominant terrestrial economic of the earth and are distributed across the globe. फॉरेस्ट पूरी हमारी अर्थ के ऊपर फैले हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में होते हैं। टाइप ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड शर्ब्स, माउंटेन फॉरेस्ट, और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट हो रहे हैं वो वैनिश होते जा रहे हैं, मतलब दिन पे दिन खत्म होते जा रहे हैं। द डायमेंशन ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टैगिंग। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में। द फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड 78.29 मिलियन हेक्टेयर विच इज़ 23% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो फॉरेस्ट है उन्होंने 78.29 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन कवर कर रखी है, जबकि जो कि वो बहुत ज़्यादा कम है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज बाय 10,000 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 1997. However, this apparent increase in the forest cover is due to the plantation by different agencies. मतलब फॉरेस्ट जो है वो तो बहुत कम जगह ले रहे हैं, बट जो एजेंसीज वगैरह होती है वो प्लांट्स लगा देती हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करें फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो डाटा मिलता है कि हमारे पास कितने परसेंट फॉरेस्ट हैं वो करेक्ट नहीं होता, बिकॉज उसके अंदर जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो बहुत कम है हमारे पास।
बल्कि हम यहाँ पे प्लांटेशन कर देते हैं ट्रीज की, तो वो भी उसके अंदर गिना जा रहा है. The state of forest reports does not differentiate between the natural forest and plantation. Therefore, these reports fail to deliver accurate information. Okay. Next is what is wildlife. Wildlife क्या होता है? Wildlife means an area where undomesticated animals live in the wild, including those hunt for food. Wildlife वो areas में रहने वाले animals होते हैं जो undomestic होते हैं, मीन्स जिनको हम घर में नहीं पाल सकते हैं, वो पालतू जानवर नहीं होते हैं. ठीक है. और इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्या इम्पोर्टेंस होती है फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ, जो हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है. फॉरेस्ट एक्ट एज वाटरशेड्स. फॉरेस्ट वाटरशेड्स होते हैं, जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा आती है. दे आर हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स के लिए, जो जंगली जानवर होते हैं उनके लिए रहने के लिए अच्छी जगह होती है. दे गिव अस इकोनॉमिक बेनिफिट्स. फॉरेस्ट से हमें मेडिसिन मिलते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है. दे हेल्प इन क्लाइमेट कंट्रोल. क्लाइमेट कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. वाइल्ड लाइफ हेल्प इन बैलेंसिंग इकोसिस्टम, मेंटेन फूड चेन. ये सारी चीज़ों में फॉरेस्ट हमारी हेल्प करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज. जो स्पीशीज है उनकी कैसे क्लासीफाई किया गया है. नॉर्मल स्पीशीज होती हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, वल्नरेबल स्पीशीज होती है, रेयर स्पीशीज होती है, और एंडेमिक स्पीशीज होती है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती है हमारे पास. तो अब हम हर एक स्पीशीज के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. जो नॉर्मल स्पीशीज होती है, स्पीशीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसाइडर टू बी नॉर्मल. जो नॉर्मल है, जो इजीली पाई जाती है, वो स्पीशीज जैसे कि कैटल, सॉल, पाइन, रोडेंट्स, ये सारी स्पीशीज जो होती है नॉर्मल है, हमें मिल जाती है इजीली. तो इसलिए ये नॉर्मल स्पीशीज बोलते हैं, ख़त्म नहीं हो रही है. ओके. अभी नेक्स्ट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज. दीज स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. मतलब ये स्पीशीज डेंजर में है. सेवरल ऑफ सच स्पीशीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैड लेड टू डिक्लेयर इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट. इनकी पॉपुलेशन दिन पे दिन कम हो रही है. ओके. जैसे इंडियन वाइल्ड लाइफ, क्रोकोडाइल एंड ब्लैक बक. सो हियर आर द ब्लैक बक एंड लॉयन टेल्ड मके, इंडियन वाइल्ड लाइफ एंड क्रोकोडाइल. वल्नरेबल स्पीशीज कौन सी स्पीशीज होती हैं? These are species whose population has declined to level from where it is likely to move into the endangered category. इनकी ना पॉपुलेशन मतलब ऐसे लेवल पे है अभी जो एंडेंजर कैटेगरी में मूव कर रहे हैं धीरे धीरे. ठीक है. या फिर फ्यूचर में ये मूव हो जाएंगे पूरी तरह से, जैसे ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट्स एंड गैंगेटिक डॉल्फिन्स. ये अभी पाए जा रहे हैं थोड़े थोड़े से, बट ये मूव कर रहे हैं. ये थोड़े टाइम में ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज में एंटर कर रहे हैं. नेक्स्ट इज रेयर स्पीशीज. स्पीशीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वनरेबल कैटेगरी. ये रेयर स्पीशीज होती है, बहुत रेयर पाई जाने वाली स्पीशीज होती हैं. ठीक है. द एग्जाम्पल ऑफ दीज स्पीशीज आर हिमालयन ब्राउन बेयर एंड वाइल्ड एशियाटिक बफेलोस, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल्स. एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती है? दीज आर स्पीशीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया. ये कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, हर जगह ये नहीं पाई जाती है. जस्ट लाइक यहाँ पे अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, ओके, मिथुनिन, अरुणाचल प्रदेश. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये आपके कि ये अंडमान में ही पाए जाते हैं. अंडमान टील, निकोबार पिजन सिर्फ निकोबार में पाए जाते हैं. तो ये ऐसी स्पीशीज है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है. नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट स्पीशीज. ये वो स्पीशीज होती हैं विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च ऑफ नोन. ये ना ऐसी स्पीशीज है जिनको हम सर्च भी कर रहे हैं ना, वो इजीली नहीं मिल रही है. जस्ट लाइक एशियाटिक चीता एंड पिंक हेड डक. ठीक है. हियर इज एशियाटिक चीता एंड पिंक हेड डक. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना. क्यों ये कम होते जा रहे हैं? फ्लोरा एंड फौना क्यों कम होते जा रहे हैं? तो सबसे पहले तो ये इसलिए हो रहे हैं बिकॉज
ह्यूमंस की वजह से। ह्यूमंस जो होते हैं ना, वो अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए इनको मार रहे हैं या फिर पेड़ों को काट रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे रेलवेज को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, है ना, और हमें कॉमर्शियल वर्क करना है, फैक्ट्रीज लगानी है, तो हमें वहाँ से पेड़ काटने पड़ते हैं। माइनिंग करने के लिए हम वहाँ से फॉरेस्ट को काट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम अपने अपनी बेनिफिट्स के लिए हम फ्लोरा एंड फौना को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे एक्टिविटीज़ हमारे पास हैं। जैसे रिवर वैली प्रोजेक्ट चलाया गया है, माइनिंग एक्टिविटीज़, हंटिंग एंड ये हम लोग करते हैं, ठीक है। और ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और पॉल्यूशनिंग ऑफ फॉरेस्ट फायर, ये सारी चीज़ें, ग्रेजिंग, ये जो एक्टिविटीज़ है ना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन ये एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो फ्लोरा एंड फौना है वो खतरे में है। नीड ऑफ कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्यों हमें इन्हें बचाना चाहिए, क्यों हमें इन्हें कंजर्व करना चाहिए। मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर सपोर्टिंग लाइफ, क्योंकि ये मेंटेन करते हैं। जब अगर फ्लोरा एंड फौना हमारे पास होते हैं तो हमारी लाइफ ईजी भी होती है, बिकॉज ये मेंटेन करते हैं। जस्ट लाइक हमें फॉरेस्ट से मेडिसिन प्रोवाइड होती है, फर्नीचर के लिए हमें वुड मिलता है, और बहुत सारी तरह से ये हमारी हेल्प करते हैं। प्रिजर्विंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज, बायोडाइवर्सिटी, प्रिजर्विंग इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें बचाना चाहिए उन्हें। फ्यूल, फोडर्स एंड डोमेस्टिक नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड नीड्स ऑफ विलेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इन सारी चीज़ों में भी इनका काम आता है। लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, क्या क्या इसका लॉस हो रहा है, क्या क्या इस हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है इसका। मार्शलाइज एंड impoverished many forest communities, impacts on women, serious health problems, drought, सूखा पड़ जाता है जगहों पे, poor areas affected most। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्यों कंजर्व करना चाहिए और कैसे कंजर्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट चला था 1972 में कि हमने अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। लाइफ ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड स्पीशीज आर पब्लिश्ड, लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज आर पब्लिश्ड, एक लिस्ट पब्लिश हुई थी इन स्पीशीज के लिए। एंड बैन हंटिंग, हंटिंग को बैन कर दिया गया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, एक तरह से कि पनिशमेंट मिलेगी अगर किसी ने हंट किया तो कुछ स्पीशीज के लिए, बिकॉज वो स्पीशीज खत्म हो चुकी है, खत्म होने की कगार पे है, ठीक है। इस्टेब्लिश वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है। प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चला था, ठीक है, स्पेसिफिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए गए थे। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, किस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को। इवन इफ वी वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, हम चाहते हैं हमने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करना, it is rather difficult to manage and control the regulate them. In India, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government. इंडिया में तो ज़्यादातर गवर्नमेंट के द्वारा ही यहाँ पे इनको मैनेज किया जाता है, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को। सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में ही आते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं। इनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, इनकी कैटेगरीज कैसे कैसे होती है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जो होता है ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है। रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं ये मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट की आधे से ज़्यादा लैंड जो है ना उन्हें रिजर्व कर दिया जाता है कि कोई भी बंदा उनमें जाके ना एनिमल्स को हंट नहीं कर सकता उन्हें, और पेड़ों को काट नहीं सकता। मोस्ट ऑफ द वनरेबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न, क्योंकि वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आज के टाइम में ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट हम लोग उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अब यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से होते हैं, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड। ये वो फॉरेस्ट होते हैं जिनके 1/3 एरिया जो होता है वो प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये डिक्लेयर किया जाता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू। एंड दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, और ये फॉरेस्ट लैंड की कोई भी डिप्लेशन नहीं हो सकती, मतलब कि कोई भी उनको नहीं काट सकता उस फॉरेस्ट को।
एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन से होते हैं? दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स, ये वो फॉरेस्ट होते हैं जैसे वेटलैंड्स वगैरह, बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़। ये कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ जैसे जो गवर्नमेंट के अंडर में भी आती हैं और कुछ इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ के अंडर में भी आते हैं, ठीक है, जैसे आदिवासी वगैरह। रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये, ठीक है, इनके बारे में हम यहाँ पे जान रहे हैं। जो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, इन्हें हम परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट के नाम से जानते हैं। एंड रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस। Madhya Pradesh has the largest area under the permanent forest, constituting 75% of the total forest cover. मध्य प्रदेश में ना लार्जर एरिया जो है वो परमानेंट फॉरेस्ट के लिए कंजर्व किया गया कि परमानेंट फॉरेस्ट है वो, और वहाँ पे कोई भी उन्हें कट नहीं कर सकता ट्रीज को। ऑल नॉर्थर्न स्टेट एंड पार्ट ऑफ द गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज बाय लोकल कम्युनिटीज। ये जो नॉर्थर्न स्टेट हैं उनमें जो पार्ट है गुजरात का, वो हाई परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट वहाँ पे जो है अनक्लास फॉरेस्ट आते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और जो सम कम्युनिटीज इंडिविजुअल कम्युनिटीज के अंदर में आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। हम किस तरह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, उसके लिए कैसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट क्या होता है? रेगुलेटेड एंड प्लांटिंग कटिंग ऑफ ट्रीज। हमें मतलब अगर हम ना मतलब फॉरेस्ट में कुछ पेड़ों को काट रहे हैं अपने यूज़ के लिए, तो हमें ना रेगुलर बेसिस पे ना प्लांट भी करना चाहिए ट्रीज को। ओके, कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट की फायर जो मतलब जो आग लगती है फॉरेस्ट में उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करते हैं, इसलिए हमें रिफॉरेस्टेशन या फिर एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। चेक ओवर फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड हैबिटेशन पर्पस, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और फॉरेस्ट मैनेजमेंट हमें करनी चाहिए। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। गवर्नमेंट का क्या रोल है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट चलाया गया था 1980 में। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वाज इनैक्टेड टू हेल्प कंजर्व द कंट्रीज फॉरेस्ट। ये एक्ट जो चला था ये इसलिए चला था बिकॉज हम अपने कंट्री के जो फॉरेस्ट है उनको हम प्रोटेक्ट कर सके। द स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शंस आर रेगुलेटेड बाय डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट आर यूज of forest land for non-forest purposes without the proper approval prior approval of central government। मतलब हम फॉरेस्ट की लैंड को या फिर नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए हम इनको नहीं काट सकते, इनको नहीं यूज कर सकते कहीं और, जब तक हमें एक अप्रूवल नहीं मिल जाता सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक हम उनका यूज नहीं कर सकते। टू दिस एंड द एक्ट लेज डाउन दैट द प्रीरिक्विजिट फॉर द डाइवर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। हम इनको फॉरेस्ट की लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते। इस एक्ट के थ्रू हमें ये बताया गया था। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके अंदर यहाँ पे 14 बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए गए थे हमारी कंट्री में। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट दिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स को। एंड प्रोजेक्ट टाइगर्स लाया गया था, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, बहुत अलग तरह के प्रोजेक्ट्स लाए गए थे ताकि हम अपने एनिमल्स को, अपने प्लांट्स को, फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट कर सके। ओके, रोल ऑफ कम्युनिटी इन कंजर्वेशन। क्या क्या रोल है हमारी कम्युनिटी का इन कंजर्व करने में? इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, द विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय सिटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सेटिंग मतलब उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, वहाँ के विलेजर जो गांव वाले थे उन लोगों ने ही माइनिंग करने के लिए मना कर दिया था, बिकॉज वाइल्ड लाइफ जो है ना उनको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचता है। एंड चिपको मूवमेंट हुआ था, वो सक्सेसफुली रिस्ट्रिक्ट हुआ था डिफोरेस्टेशन के लिए, बिकॉज उस एरिया में बहुत ज़्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा था।
तो इसे चिपको मूवमेंट हुआ था, ये भी इंसानों ने लिया था एक कदम फॉरेस्ट बचाने के लिए। द राइज ऑफ फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन तेहरी एंड नवदन्य। टाइगर्स लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा कैंपेन था जो लॉन्च किया गया था 1973 में, और उसके बाद उसका रिजल्ट हमें बहुत जल्दी देखने को मिला था। 1985 में 4002 टाइगर्स हमने सेव किए थे, प्रोटेक्ट किया था, एंड 1989 आते आते 4334 टाइगर्स हमने प्रोटेक्ट कर लिए थे। ओके, हिस्ट्री, इनको हमें हिस्ट्री नहीं बनने देना है, हमने इन्हें प्रोटेक्ट करना है। हम अपनी तरफ से भी इंडिविजुअली इनको हम सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो हमें अपना जैसे कि लोगों ने चिपको मूवमेंट चलाया था उस टाइम पे, हम अपनी तरफ से भी ऐसे इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इन्हें हिस्ट्री नहीं बनने देना है, हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना है आगे के जनरेशन्स के लिए, आगे के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आगे अभी और भी सारे चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड करूँगी, सो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने साथियों के साथ। ओके, बाय बाय।